हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फाइंड करना है वो भी पढ़ा था, ठीक है ना। और जनरली पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। पिछले 10-15 सालों में अगर अपन नीट के या एआई पीएमटी के जो पेपर्स हैं, सीपीएमटी के पेपर्स हैं, वो अगर उठा के देखें तो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, गलती से कभी किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी पढ़ने से पहले आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनरल जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे और समझेंगे पीरियोडिसिटी है क्या, ठीक है। चलिए देखें, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें अपने पास फर्स्ट आता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप, है ना। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि देयर एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। और बेसिक का मतलब क्या होता है? अल्कलाइन, ठीक है। इस वजह से अपन क्या बोलते हैं? इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड देखें, सेकंड है अपने पास में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्यों? बिकॉज their aqueous solution is basic and they found in earth crust, ठीक है ना। किसमें मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड मैक्सिमम इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि इनके कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। इनके कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं और जो इनसॉल्युबल होता है वो पानी के साथ बहता नहीं है, नीचे बैठ जाता है और अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। इस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन थर्ड बात करें तो थर्ड है अपने पास हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन सा? ग्रुप 17। कौन कौन से बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अच्छा, यहां पे बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, जो कि अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से एसिडिक होते हैं, कौन कौन से बेसिक होते हैं। देखें, हेलोजेंस की अगर अपन बात करें तो हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, दे फॉर्म सॉल्ट। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा? हेलोजेंस। नेक्स्ट, उसके बाद में अपने पास आते हैं फोर्थ चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस जो है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनको चेल्कोजेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? चेल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग। आपने 9-10 में पढ़ा होगा। और का मतलब क्या होता है? जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल को बेनिफिशियली, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको और बोलते हैं। और या मिनरल ये मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। किसमें मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। और अर्थ क्रस्ट में मिलने का मतलब जो इनसॉल्युबल कंपाउंड अभी समझाया था, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ऑक्साइड और सल्फाइड मैक्सिमम क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। तो वो
अर्थ क्रस्ट पे डिपॉजिट हो जाते हैं, मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं, ओर की फॉर्म में मिलते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को क्या बोलते हैं बेटा? चेल्कोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में है अपने पास में फिफ्थ निकोजेंस। निकोजेंस है ना। निकोजेंस की अगर अपन बात करें तो निकोजेंस बोलते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स को। किसको बोलते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और साथ में क्या? बिस्मथ। क्यों बोलते हैं इनको निकोजेंस? निकोजेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस इरिटेटिंग स्मेल गैसेस। इरिटेटिंग गैस जो प्रोड्यूस करते हैं NH3, PH3 है ना, ASH3, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं सिक्स्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। क्यों बोलते हैं पता है ना? क्योंकि जिनके N-1D पार्शली फिल्ड होते हैं, N-1D पार्शली फिल्ड होते हैं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं अपन सेवेंथ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स होती है 4F, मतलब लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स। रेयर अर्थ मेटल्स कौन सी होती है? लेंथेनॉइड्स। समझना, रेयर मतलब रेयरली फाउंड, है ना। इन रेयरली फाउंड एंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बहुत कम मिलती है और कहां पे मिलती है? अर्थ क्रस्ट में मिलती है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, 8 थे अपने पास में कोइन एज मेटल्स। कोइन किसके चलते थे? ठीक है ना, इनको CU AgAu पहले इनको यूज किया जाता था ना बेटा कोइन बनाने के अंदर, ठीक है ना, कोइन एज मेटल्स। ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कोइन एज। ठीक है, नेक्स्ट 9th है अपने पास में कोइन एज मेटल्स के बाद में ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक मेन मेड। कौन से हैं ये? मेन मेड एलिमेंट्स, है ना। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। ठीक है ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस यूरेनिक। नेक्स्ट, और आगे चलें अपन तो अपने पास में है 10th इनर्ट गैसेस। ये भी अपन ने पहले पढ़ा है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी है बेटा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन, रेडॉन। फाउंड इन फ्री फॉर्म, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है, फ्री फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो इनर्ट गैसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। देखें, नेक्स्ट है अपने पास में पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक देखो समझना पॉइंट को, एक ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। ये अपन मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये देखें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक का अंदर की तरफ है, दूसरे का बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या अंदर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। क्या मतलब है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का, वो समझना। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, हैविंग अनपेयर्ड electrons attract in magnetic field, ठीक है ना। और डायामैग्नेटिक की बात करें, having only paired electrons does not attract in magnetic field। मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम एटम जो है वो इस तरीके से है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो इस तरीके से है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो होगा आपका पैरामैग्नेटिक, और हीलियम एटम जो है वो होगा आपका डायामैग्नेटिक। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहलाती है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायामैग्नेटिक स्पीशीज कहलाती है। पैरामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट होती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, और डायामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती है, रिपेल होती है। तो अब कितना पैरामैग्नेटिज्म है तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। पैरामैग्नेटिज्म है ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ठीक है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, या B डॉट M डॉट भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो n क्या है यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई जो पैरामैग्नेटिज्म है वो ये बताता है, पैरामैग्नेटिज्म ये बताता है कि कितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड में, कितना कम अट्रैक्शन है, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे म्यू की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसमें एक सिंपल सी कैलकुलेशन आती है, अगर म्यू जो है वो 1 है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 होगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 होगा, 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 होगा, 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यू की वैल्यू डायरेक्ट 2 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो अपन डिफाइन करते हैं मेटल्स को, नॉन मेटल्स को। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और आते हैं कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है, मेटलॉइड कौन है, मेटल्स कौन है, ये अपन और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। गैसेस एलिमेंट्स, गैसेस एलिमेंट्स देखें यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा रेडॉन रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा ये तो गैसेस है ही सही, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये भी कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, गैस फॉर्म में मिलते हैं। इनके अलावा कोई सा भी एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म पे नहीं मिलता है। यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में लिक्विड की बात करें, लिक्विड मेटल्स,
लिक्विड मेटल्स, फिर मैं वही कह रहा हूं जो हम बात कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रोमीन, मरकरी और फ्रेंशियम, ये 3 ही लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है। सीजियम सॉलिड है, गैलियम सॉलिड है। ये सब हम जो बात कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई मेरी ख्याल इस बात। और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचे वो सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये फटाफट से नोट करें और फिर अपन उसके बाद में दूसरी चीज़ें और डिस्कस करते हैं। लिखें, फटाफट से कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, जिससे कि हम आसान कर सकें काम, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या है पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज़ के आने को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे समझना, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके अंदर है क्या, एक तो अपन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल तो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और एक अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं पर नंबर ऑफ शेल भी चेंज होता है। पर एक चीज़ कॉमन है टॉप टू बॉटम जाने में। टॉप टू बॉटम जाने में आपके जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो जो आउटर मोस्ट शेल के हैं ना वो सेम होते हैं। पहले पॉइंट को समझें, ये आपका न्यूक्लियस हो गया भाई और ये शेल्स हो गए। जैसे सोडियम ले लिया अपन ने, सोडियम 2, 8 एंड 1। अब एक बात बताओ, जब भी आप एटम से इंटरेक्शन की बात करोगे सबसे पहले अवेलेबल क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो अंदर वाला होगा, बाहर वाला होगा। सबसे पहले इंटरेक्शन जब आप करना, अरे यार सिंपल सी बात है, किसी बिल्डिंग में एंटर करोगे तो सीधे क्या 7th फ्लोर पे चले जाओगे क्या? है सबसे पहले क्या मिलेगा? गार्ड मिलेगा। किसी बिल्डिंग में एंटर करोगे तो गार्ड मिलेगा, सबसे बाहर जो बैठा हुआ है वो मिलेगा। इंटरेक्शन उसी के साथ होगा। इसी तरीके से जब आप किसी एटम में बात करते हो, जब किसी एटम में आप बात करते हो तो सबसे पहले कौन मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलता है? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन मिलता है। किसका इलेक्ट्रॉन मिलता है? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो हमारा काम जो भी पड़ता है वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से पड़ता है। किससे पड़ता है? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से पड़ता है। अब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अपन समझे तो सबसे पहले समझने वाली चीज होती है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को समझा हमने कि क्या समझा कि जब भी काम पड़ेगा सबसे पहले तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम पड़ेगा और इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो हमें डिस्कस करना होगा। फिर हम प्रॉपर्टीज की बात कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमें वर्क करना है किसके ऊपर? इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब बात को समझने की कोशिश करना। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे 2 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। या रिपल्शन क्यों लगाया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले होते हैं और सेम चार्ज वालों पे रिपल्शन लगता है, जबकि अपोजिट चार्ज वालों पे क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपल्शन लगाते हैं। अब समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस 2 type of forces. First, force of attraction. Force of attraction due to nuclear
charge Z, and second force of repulsion due to inner shell electrons। तो दो तरह के यहां पे फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोला है, पहले इस पॉइंट को समझे। अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूं तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना जितना न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है वो पूरा का पूरा फील कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इनके बीच में रिपल्शन हो और इस नेट अट्रैक्शन को क्या कर दे, कम कर दे। पर अगर मैं बात करूं हीलियम की तो दो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी दो हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन, जब मैं इस इलेक्ट्रॉन पे बात करूंगा तो यहां तो अट्रैक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था उतना वो फील करेगा, उतना वो फील आराम से करेगा अगर इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होगा। पर इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो न्यूक्लियर चार्ज कम फील करेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। अब सब्सिडी देने के दो तरीके हो गए भाई, कि एक तो गवर्नमेंट सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, और एक दूसरे लोग बीच में हो, उसके बाद में आपके पास पैसा है। तो आप खुद सोचो कि पैसा कब इजीली आपको मिलेगा, पूरा पैसा कब मिलेगा, जब गवर्नमेंट सीधा ट्रांसफर कर दे। पर अगर गवर्नमेंट ने बीच में दलाल डाल दिए, ब्रोकर डाल दिए, खाने वाले पैसे खाने वाले डाल दिए, तो वो पैसे खाएगा, और खाएगा तो आप तक टोटल पैसा नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात। तो जितना पैसा चला था उतना पैसा नहीं पहुंचेगा। वही चीज यहां पे हो रही है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज चला था, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा के उस अट्रैक्शन को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। और कम कर रहे थे इस वजह से जितना न्यूक्लियर चार्ज चला था उतना पहुंचेगा नहीं। समझ में आ गई बात। तो ड्यू टू, समझना, दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, नेट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस by net attraction experienced by outer shell electron decreases। आओ इसको मैथमेटिकली देखते हैं, है ना। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पे Q1 हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज Z इंटू E, ठीक है। Z प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसके ऊपर चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें तो 1 इंटू E माइनस K लिया। अब यहाँ पे रिपल्शन है, तो रिपल्शन कितना रिपल्शन है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। नेट रिपल्सिव चार्ज सिग्मा इंटू ई लिख दिया, है ना, इंटू 1 इंटू ई लिख दिया, अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आई। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बेटा, फोर्स नेट की। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो K ले लिया, जितना न्यूक्लियर चार्ज उसने फील किया उसको Z इफेक्टिव बोल दिया, इंटू ई लिख दिया, 1 इंटू ई लिख दिया, अपॉन R स्क्वायर ले लिया। R स्क्वायर अपन ने कॉमन बात कर ली डिस्टेंस की, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, ई स्क्वायर कैंसिल आउट, के कैंसिल आउट। इस तरीके से आपके पास बचा क्या, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव को क्या बोला गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन आती है क्या, कि नेट
नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन is called effective nuclear charge. Net nuclear charge experienced by outer shell electron is called effective nuclear charge. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें और पॉइंट्स क्या क्या है। देखो समझना, अच्छा सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग कांस्टेंट। क्या है स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब समझना। ये आपकी कार है सपोज करो, ठीक है ना, ये आपकी कार है भाई। ठीक, अब इस कार में क्या है, आपके विंडो भी होगी ना, होगी भाई, विंडो भी होगी, बड़ी कार है विंडो भी होगी। ठीक है, अब इस विंडो गर्मी के दिनों की अगर अपन बात करें, सिंपल कागज, सिंपल वो लगा हुए हैं ग्लास। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में धूप अंदर आएगी, बहुत अंदर आएगी। पर आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कई लोग जो है अपनी गाड़ियों में कांच के ऊपर एक ब्लैक कलर की फिल्म लगा लेते हैं। ब्लैक कलर की क्या लगा लेते हैं, फिल्म लगा लेते हैं। ये फिल्म लगने से क्या होता है, ये फिल्म जो है एक शील्ड की तरह काम करती है, जो कि सनलाइट को 100% अंदर नहीं आने देती है, रोकती है, स्क्रीन करती है ना, उसको कम करने का काम करती है। स्क्रीनिंग का मतलब समझ में आ गया ना, स्क्रीन करने का काम करती है, शील्ड करने का काम करती है। वही होता है किसमें, न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज को फील करना चाहता है, पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, रिपल्शन लगा देते हैं। और रिपल्शन लगाने की वजह से नेट न्यूक्लियर चार्ज जितना फील करना चाहिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से ये अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं। इसको ही स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, समझना। स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग इफेक्ट, inner shell electrons decreases nuclear charge which is experienced by outer shell electrons, है ना। तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब गया इनर शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर अब एक और नया एग्जांपल लेते हैं। ये कोई वीआईपी आदमी, ठीक है, इस वीआईपी के चारों तरफ क्या होंगे, गार्ड होंगे, G1, G2, G3, G4, और इधर से आ गया रावण, R1, ठीक है ना। तो देखो ये इस तरीके से इनका सर्किल बना हुआ है, ठीक है। जो इनकी सिक्योरिटी होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, पहले नॉर्मल सिक्योरिटी वाले होते हैं, और जैसे जैसे पास जाते जाते हैं ब्लैक कमांडो की तरफ अपन बढ़ते चले जाते हैं। क्यों इसके पास में सबसे, मतलब इसकी जो स्क्रीनिंग है, इसकी शील्डिंग है, इसको जो रोकने का काम है, इसके प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम है, वो सबसे बढ़िया कौन करता है, G1 करता है, और सबसे बेकार कौन करता है, G4 करता है। समझ में आ रही है बात। तो न्यूक्लियस को, मतलब इस आदमी को प्रोटेक्ट करने का काम सबसे बढ़िया कौन कर रहा है, G1, क्योंकि ये इसके सबसे ज़्यादा पास में, तो इसके ऊपर सबसे अच्छी निगरानी रख सकता है ना। दूसरा कौन आ रहा है, वहाँ तक दूर तक इसकी नज़र रह सकती है, ठीक है ना। पर यहाँ पे ये इधर घूमा
और ये इधर एंटर कर गया। समझ में आ गई बात? मतलब क्या है कि इसका डोमेन बढ़ने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और इसका डोमेन कम होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। समझने की कोशिश करना कि न्यूक्लियस, एक शेल की अगर अपन बात करें, एक शेल, ये शेल, इसमें अगर अपन बात करें सब शेल्स की तो S सबसे पहले, फिर P है, फिर D है, फिर F है। इस तरीके से एक शेल में सब शेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम शेल, सबसे अच्छी S करेगा, उससे बेकार P करेगा, उससे बेकार D करेगा, सबसे बेकार F करेगा। क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, और सबसे ज्यादा पास में है तो अच्छी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसका डोमेन कम है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इस वजह से S अच्छी शील्डिंग करेगा। अच्छा, उसी इलेक्ट्रॉन को S में रखो, उसी इलेक्ट्रॉन को F में रखो, तो अच्छी शील्डिंग का काम कौन करेगा? S, और F क्या करेगा? बेकार शील्डिंग का काम। इसलिए D और F के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुअर शील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पुअर शील्डिंग करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर आ जाओ और नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सिग्मा जो है ना, सिग्मा फॉर एनी एटम, एटम मतलब न्यूट्रल है ना बेटा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मैं हीलियम का एग्जांपल लेता हूं। हीलियम में एक न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अट्रैक्शन कितने का होगा? 2 का। और रिपल्शन कितने का होगा? 1 का, है ना। तो न्यूट्रल एटम में हमेशा अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। न्यूट्रल एटम में हमेशा अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। क्यों? क्योंकि यहां पे n प्रोटॉन अट्रैक्शन लगाएंगे, पर यहां पे n-1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। इस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम always feel attraction। ठीक है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में एक और पॉइंट समझो। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटॉन in attraction is 100%, but participation of electron in repulsion is less than 100%। ऐसा क्यों प्रोटॉन का अट्रैक्शन 100% है और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो लेस देन 100% है? ऐसा क्यों? समझना, प्रोटॉन फिक्स है, घूमता नहीं है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगाने का काम करेगा, पर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो ये वैसे भी अपन इससे दूर रहने की कोशिश करेगा, और दूसरी चीज ये क्या करेगा? घूमेगा तो इसका इफेक्ट जो है वो 100% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि घूमने की वजह से डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये मैक्सिमम टाइम इससे दूर रहने की कोशिश करेगा। इस वजह से उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूर रहने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है? रिपल्शन लग रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन रिपल्शन में 100% नहीं होता है। इसलिए सिग्मा जो है वो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात नहीं करते हैं, सिग्मा की कैलकुलेशन अलग तरीके
तरीके से की जाती है, सिग्मा की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। समझ में आ गई बात? तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा की तरफ चलने से पहले अपन पहले देखेंगे पीरियोडिसिटी, वेरिएशन इन जेड इफेक्टिव, इन पीरियड, इन ग्रुप। अच्छा, पीरियड और ग्रुप में ही क्यों बात करते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो जब आप कंपैरिजन करते हो तो कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए? देखो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट होता है। तो एक चीज कॉमन हो गई और वेरी कर रही है बाकी चीज, ठीक है? टॉप टू बॉटम बात करें, टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है बट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना? इस वजह से हम जब पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो एक तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं और एक हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो समझने की कोशिश करो ना बेटा, लिथियम ले लिया मैंने, लिथियम का कंपैरिजन में आयोडीन से थोड़ी ना कर पाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो प्रॉपर्टीज पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है ना? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम स्टडी को इजी करने के लिए इस तरीके से किया है, स्टडी को हार्ड करने के लिए, इजी करने के लिए। और इजी करने के लिए क्या है? इसलिए अपन लिथियम को उसके पीरियड में कंपेयर करेंगे या ग्रुप में कंपेयर करेंगे, इसके अलावा कहीं और कंपेयर नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? वेरिएशन की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसकी? जेड इफेक्टिव की, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन लेफ्ट टू राइट। सिग्मा की कैलकुलेशन करेंगे पर पहले लेफ्ट टू राइट इन एस एंड पी ब्लॉक, कैसे भी कर लो, एस एंड पी ब्लॉक कर लो, कुछ भी कर लो, लेफ्ट टू राइट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, समझना भाई, बहुत सिंपल है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेड इफेक्टिव से हमें पता चलता है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है, ठीक है ना? और उसी से हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसलिए अच्छे से जेड इफेक्टिव को ध्यान दें, ठीक है? तो देखें यहाँ पे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, प्रोटॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना? पार्टिसिपेशन 100%, लेस देन 100%, इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन इंक्रीजेस more rapidly in comparison of repulsion. So Z effective is equal to Z minus sigma। ये तेजी से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए ओवरऑल Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है ना? सो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नेक्स्ट आ जाओ और देखो, टॉप टू बॉटम, सेकंड, टॉप टू बॉटम। पहले मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, उससे अपन उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम लिया मैंने, पोटेशियम के आगे जिंक आता है, फिर इधर रुबिडियम ले लिया और इधर कैडमियम ले लिया। इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 4s1। जिंक का अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10,
एंड 4s2। ठीक है, रुबिडियम का लिखें अगर अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1। कैडमियम पे आ जाए तो कैडमियम पे देखेंगे अपन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन है। अब इन कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करते हैं। मैं जिंक पोटेशियम से जिंक पे आया, जिंक से रुबिडियम या पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से कैडमियम या जिंक से कैडमियम, कई सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे अपन बनाने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। देखो एक बात बताओ, मैंने अभी समझाया था कि जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है ना बेटा, वो अच्छी शील्डिंग करता है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है ना, वो बेकार शील्डिंग करता है। अभी ये जो D के इलेक्ट्रॉन है ना, ये n-1 में आए हैं, यहाँ पे D के इलेक्ट्रॉन n-2 में आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वापस n-1 में आए हैं। मतलब क्या है कहने का कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं D के इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स D के इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे एंटर करते हैं n-1 में और यहाँ एंटर करते हैं n-2 के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब D के इलेक्ट्रॉन्स, अब D के इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि D एंड F इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग मतलब बेकार शील्डिंग करते हैं, और बेकार शील्डिंग मतलब Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, सिग्मा को बिगाड़ देते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पहले तो इस चीज को समझें कि जब सिग्मा बेकार होगा तो अच्छा कौन हो जाएगा, Z इफेक्टिव अच्छा हो जाएगा। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ड्यू टू पुअर शील्डिंग Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब समझना, जब मैं टॉप टू बॉटम इन S ब्लॉक बात करूंगा तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, दोनों चीजें बढ़ती हैं। पर जब मैं इन D ब्लॉक बात करूंगा तो Z इफेक्टिव रैपिडली इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज होता ही है। टॉप टू बॉटम जाने पर प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इतना नहीं आता है, हमेशा 100% से कम होता है। इसलिए हमेशा Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर भी बढ़ता है, पर S ब्लॉक में धीरे धीरे बढ़ता है और D ब्लॉक में तेजी से बढ़ता है, क्योंकि D ब्लॉक में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, n-1 में होते हैं, जबकि S ब्लॉक में न्यूक्लियस के पास होते हैं, n-2 में होते हैं, इसलिए उसका इफेक्ट कम हो जाता है और यहाँ पे इफेक्ट बढ़ जाता है। और इफेक्ट बढ़ने की वजह से, क्या बोला मैंने, इफेक्ट बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, Z इफेक्टिव धीरे धीरे बढ़ता है, पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। यहां पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर यहां पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समझ में आ गई बात। इसलिए S ब्लॉक में डोमिनेटिंग नंबर ऑफ शेल होता है, D ब्लॉक में डोमिनेटिंग Z इफेक्टिव होता है। समझ में आई बात। P ब्लॉक में बात करें तो इन P ब्लॉक Z effective increases more rapidly because D electrons enters in n-1D. D electrons enters in n-1D and D electrons enters in n-1। समझ में आ गई बात। इस वजह से Z इफेक्टिव D ब्लॉक P ब्लॉक में बढ़ता है। पर एक और चीज पे ध्यान दें जिससे पढ़ना और आसान हो जाएगा। ये D ब्लॉक, फिर P1, P2, P3, P4, P5,
p6 ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो शुरू में d इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग होंगे, पर जैसे जैसे p के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे d के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब z इफेक्टिव शुरू में बहुत तेजी से डोमिनेटिंग होगा, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। अब कंक्लूड करते हैं भैया, आराम से समझने की कोशिश करना। ये s ब्लॉक, d ब्लॉक, p ब्लॉक। d ब्लॉक z इफेक्टिव टॉप टू बॉटम ऑलवेज इंक्रीजेज, है ना, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, z इफेक्टिव तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, पर s ब्लॉक में धीरे धीरे बढ़ेगा, d ब्लॉक में तेजी से बढ़ेगा और p ब्लॉक में शुरू में तेजी से बढ़ेगा और उसके बाद में कम होता चला जाएगा। बाद में कम होगा, शुरू में तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुरू में d के इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेटिंग होंगे, फिर जैसे जैसे d से दूर जाओगे p के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और p के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से z इफेक्टिव धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए शुरू में z इफेक्टिव का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, बाद में z इफेक्टिव का इफेक्ट कम देखने को मिलता है। यहाँ पे तो खूब देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। समझ में आई बात? इस तरीके से हम z इफेक्टिव के वेरिएशन की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। वापस ढंग से समझना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अभी स्लेटर रूल नहीं पढ़ाया है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा नहीं पढ़ाया है, वो आगे पढ़ेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, पर प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, जिसके आगे आपको एविडेंस दूंगा मैं। किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल में जब अपन पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं सबका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतनी सी बात से आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर z इफेक्टिव बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर z इफेक्टिव बढ़ता है, पर s ब्लॉक में z इफेक्टिव धीरे धीरे बढ़ता है, d ब्लॉक में z इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, p ब्लॉक में z इफेक्टिव शुरू में तेजी से बढ़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कम हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। शुरू में d इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। अब बताओ, d के बाद अगर f आ गया तो और z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा। मतलब d ब्लॉक में z इफेक्टिव तेजी से बढ़ेगा या f ब्लॉक में? बिल्कुल सही बात है, f ब्लॉक में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि f के इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पुअर शील्डिंग करते हैं। समझ में आई बात? जिसका अपन इफेक्ट देखेंगे पीरियोडिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम अपन ने कंक्लूड किया है, इनको आप नोट करिए। फिर अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, स्लेटर रूल, फटाफट से नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी नोट करिए। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि z इफेक्टिव का चक्कर क्या है, कैसे है। अच्छा, इस पॉइंट को अपन बार बार डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, बार बार एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, जब ज़्यादा मज़ा आएगा, जब डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी। क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम जगह हम लोग ये पढ़ते हैं कि z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, पर टॉप टू बॉटम जाने पर कम होता है, ठीक है ना। और इसको गलत पढ़ाया जाता है, और अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे जो कि NCERT के अंदर गिवन है, ठीक है ना। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें थोड़ा सा। चलिए देखें, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। स्लेटर नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना। उसने क्या करा, थोड़ी सी होशियारी करी। उसने आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, अपन क्या बोलते हैं, -13.6, है ना, z² अपॉन n², ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होती है ना। तो उसने इसी फॉर्मूले को यूज़ किया, z इफेक्टिव स्क्वायर n² इंटू आर को यूज़ करके, z इफेक्टिव है ना स्क्वायर n² r को यूज़ करके उसने क्या करा, पहले सबकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली, n और r की वैल्यू पता थी, उससे z इफेक्टिव आ गया। z इफेक्टिव पता चल गया प्रैक्टिकली, तो z था ही सही पता, तो उसने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली। सिग्मा की उसने जब वैल्यू निकाली तो उसने एक कॉमन चीज़ देखी सबके अंदर, एक लगभग कॉमन, मतलब 100% ये रूल नहीं लगता है, जिसे n+l रूल बनाया गया, समझना मेरी बात को, n+l रूल बनाया गया ना, तो वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया गया कि पहले इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे गए किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, फिर उन्होंने रूल बनाया तो उसको साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करी, पर कुछ जगह जो है वो रूल फॉलो नहीं होता है, जिसको अपन एक्सेप्शन बोल देते हैं, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो कई सारे ये जो चक्कर हैं ये होते क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करना कि पहले ऑब्जर्वेशन है, बाद में रूल है।
सिलेटर को सपना थोड़ी ना आया था सिग्मा कैसे निकालना है, जैसे इसका सिग्मा ये होगा, इसका सिग्मा ये होगा, इसका सिग्मा ये होगा। सिलेटर को सपना नहीं आया, सिलेटर ने समझदारी दिखाई, उसने एक स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क क्या किया उसने पहले सबके जेड इफेक्टिव निकाल लिए। जेड इफेक्टिव निकाल लिया आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव निकल गया, जेड उसको पता था, सिग्मा की वैल्यू निकालता गया। सिग्मा की वैल्यू निकाली तो उसने एक डिफरेंस देखा, उसने एक पैटर्न देखा जो मैक्सिमम जगह फॉलो होता है, सब जगह नहीं मैक्सिमम जगह फॉलो होता है, और उसी को उसने स्लेटर रूल बना दिया। स्लेटर रूल जो है वो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा को, ठीक है। क्या किया उसने कांस्टेंट दिए। क्या दिए? कांस्टेंट दिए। कांस्टेंट मतलब उसने बोला रिपल्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो समझना, फॉर S and P इलेक्ट्रॉन, फॉर D and F इलेक्ट्रॉन्स, उसने अलग अलग पार्टिसिपेशन बताया। पार्टिसिपेशन क्या बताया इसको समझने की कोशिश करना कि NS NP इलेक्ट्रॉन्स 0.35 है ना पर इलेक्ट्रॉन, मतलब 35% रिपल्शन 0.35 का। जैसे प्रोटॉन बढ़ा 1 से, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा 1 से, पर उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कितना आएगा? 0.35 आएगा अगर वो NS NP में है। पर अगर वो N-1 SPD में है तो इफेक्ट कितना आएगा? इफेक्ट आएगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो गया बेटा? 85% रिपल्शन लगेगा, उसका पार्टिसिपेशन 85% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास जाता जा रहा है, वो न्यूक्लियस के पास जाता जा रहा है। और N-1 N-2 SPD F एंड सो ऑन, पीछे की तरफ चलें तो 1 पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन मतलब 100% हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास जा रहा है, और न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो उसका डोमेन कम होता जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो उसका जो रिपल्शन लगाने का फैक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब शील्डिंग अच्छी करता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज को अच्छा रोकता चला जाएगा। फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनडी एंड एनएफ इलेक्ट्रॉन ये बनता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, एंड N-1 सो ऑन डायरेक्टली 1 पर इलेक्ट्रॉन, मतलब 100%, और यहाँ पे 35%, ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने 1-2 पॉइंट और क्या बोले, उन्होंने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ NS एंड NP रिमेन सेम, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, एंड ND NF रिमेन सेम, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। पर इनके एनर्जी मैच कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? गैप ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इनको अलग ग्रुप में रखा है, इनको अलग ग्रुप में रखा। मतलब आप अगर S के इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालने की कोशिश करोगे तो P के इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करोगे, P के इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालने की कोशिश करोगे तो S के इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करोगे, और इनका इफेक्ट जो है सेम आएगा। ठीक है, तो अब अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे F लिया मैंने, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 3d6 एंड 4s2। अब आपको सपोज करो निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑन 4s इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन, 3s और 3p पे एक जैसा, 2p और 2s पे एक जैसा, और 1s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं। समझना, 4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है तो ये 4s इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक के ऊपर निकालना है तो बचा कितना? 1, तो 1 × 0.35, क्योंकि उस टाइम पे n ये है, n 4 है, n की वैल्यू कितनी है? 4 है। रूल फॉलो करेंगे कौन सा? SPD वाला। कौन सा वाला? SPD वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? 4 आई है, तो ये n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला वाला रूल फॉलो करेंगे। S के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, n की वजह से 0.35 लगेगा, पर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक पे शील्डिंग निकाल रहे हो तो बाकी बचे वही तो रिपल्शन लगाएंगे। तो कितने बचे यहाँ पे? 2 में से एक ही तो बचा। समझ में आ गई बात? इसलिए 0.35। N-1D कितने? 6 and 6 12 and 2 14, तो 14 × 0.85 लिख देंगे। ठीक है,
फिर आ जाओ यहाँ पे कितने बचे 10, तो 10 इंटू 1 लिख देंगे क्योंकि n-2 और सो ऑन की वजह से 1 पर है ना। नेक्स्ट 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है सिग्मा, तो क्या करेंगे 3D अब आपका n हो गया, तो इसको भूल जाओ क्योंकि बाहर वाला थोड़ी ना रिपेल करेगा, बाहर वाला कैसे शील्ड करेगा। एक बात बताओ तुम, ये तुमने न्यूक्लियस लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें इस पे शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो बीच में तो ये आ रहे हैं, इनको कंसीडर करोगे, ये तो शील्ड करेगा ही नहीं, इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए बाहर वालों को कभी भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना, बाहर वालों को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 4s को भूल जाओ, 3D पे निकाल लो, 3D पे निकालोगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो शील्डिंग कितने की लगेगी 5 की लगेगी, 5 की लगेगी तो लिखेंगे 5 इंटू 0.35। अब इधर आ जाओ, बाकी इधर आ जाओ, तो कितने बचे अपने पास 10 and 8 18 इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है ना। क्यों लिख दिया 18 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे ये n हो गया और बाकी सारे n-1 एंड सो ऑन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में 3s और 3p इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो कॉमनली निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम एनर्जी पे है, तो अब इस पे जब निकालेंगे तो इधर वालों को भूल जाओ, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, शील्डिंग कितने की लगेगी 7 की लगेगी, शील्डिंग 7 की लगेगी तो 7 इंटू 0.35 कर देंगे। अब आपने इसको n बना दिया तो ये कौन सा हो गया आपका n-1 हो गया, तो 8 इंटू 0.85 लिखोगे और 2 इंटू 1 लिखोगे। बात समझ में आई, क्योंकि ये n-2 के अंदर आ जाएगा। जब आप किस पे निकालोगे 3s 3p इलेक्ट्रॉन्स पे निकालोगे। फिर आ जाओ 2s 2p इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो अब आपका n ये हो गया और ये n-1 हो गया, तो 7 इंटू 0.35 लिख देंगे, ठीक है, और 2 इंटू 0.85 लिख देंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब बचा 1s, तो यहां पे एक स्टार लगाएंगे अपन, ऑन 1s इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कांस्टेंट इज 0.30, ये फिक्स है। अब 1s के इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का लगेगा, इधर के तो सब भूलने पड़ेंगे, 0.30 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1s के इलेक्ट्रॉन पे हमेशा शील्डिंग क्या रहेगा 0.30 रहेगा। तो इस तरीके से अपन सिग्मा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिग्मा की कैलकुलेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ना, एआईपीएमटी के अंदर भी नहीं है, एम्स के अंदर या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है ना, मतलब नीट के अंदर तो नहीं है, इस वजह से आप परेशान ना होएं, ठीक है। फिर भी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो अपन उनके अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने एक के अंदर सारे एग्जाम्पल कंसीडर कर दिए, सारे पॉइंट कंसीडर कर दिए, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करिए, फिर अपन उसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे, बाय।